Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube चैनल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एनिमल सेल के बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें कि हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और एलिमिनेशन टेक्निक और नॉलेज लगा के किस तरह से ऑप्शंस को छांटा जाता है और सही ऑप्शंस तक पहुंचा जाता है, इस तकनीक को सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स। तो देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 2 लीनियर डीएनए स्ट्रैंड्स एंड हिस्टोन्स। 2 लीनियर डीएनए स्ट्रैंड्स का क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया डबल हेलिकल डीएनए प्रेजेंट होना, जैसा कि हम लोगों में होता है, ह्यूमंस में। आप लोगों ने देखा होगा डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, तो डीएनए हेलिक्स जो होता है वो कैसा होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, याद होगा ना, क्लास 12 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। क्लियर है? तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही छट गया, क्योंकि जो डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों में प्रेजेंट है, यानी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया में या किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे प्रेजेंट होगा। क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन्स, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था। राइट? पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए पूरा स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, और उसमें किसी भी तरह का हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब देखो प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, या होता है तो बहुत ना के बराबर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इसमें कैसे प्रेजेंट होगा? क्लियर है? तो क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर केवल यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये भी गया। ऑप्शन डी, न्यूक्लियोलाई और सेंट्रियोल्स। न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और सेंट्रियोल्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल डिवीजन में फंक्शन करता है। तो इस तरह से हमें ऑप्शन बी सही जवाब मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। देखो ये जो टॉपिक है डेस्मोसोम, ये सेल टू सेल जंक्शन का टॉपिक है। मतलब एक कोशिका दूसरे कोशिका के साथ किस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। ये देखो डायग्राम में दिख रहा होगा किस तरह से 2 सेल्स के बीच अलग अलग तरह के जंक्शंस मौजूद होते हैं। ये मुख्य रूप से 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शंस और गैप जंक्शंस। ये सभी जंक्शंस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग तरह के प्रोटीन फिलामेंट से जुड़े हुए रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं। और इस तरह के जंक्शंस एनिमल सेल्स में हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल्स में मौजूद नहीं होते, प्लांट सेल्स में भी इस तरह के जंक्शंस मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें उसका नाम दूसरा हो जाता है। प्लांट में जो इस तरह के सेल टू सेल जंक्शंस होते हैं उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। क्लियर है? देखो इन सभी जंक्शंस का काम तो लगभग सेम ही है, 2 सेल को जोड़ना, और जोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडहेजन। आपने 2 टर्म सुना होगा, कोहेजन और एडहेजन। ठीक है, जब भी एक ही सेल के अंदर 2 चीजों को लिंक किया जाए, जोड़ा जाए, तो उसे कहा जाता है कोहेजन। लेकिन जब 2 अलग अलग सेल्स को जोड़ा जाए तो उसे कहा जाता है एडहेजन। राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जंक्शन है ना, तो जंक्शन 2 अलग अलग सेल के बीच में मौजूद होता है। लगभग सेम फंक्शन होते हुए भी इनका नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि ये जो जंक्शंस हैं अलग अलग प्रोटीन फिलामेंट से लिंक्ड रहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो एडहेरेंस जंक्शन जो है वो एक्टिन प्रोटीन से लिंक्ड है, जबकि डेस्मोसोम्स
इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक्ड है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये सभी साइटोस्केलेटन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन के टाइप्स हैं, क्लियर है। माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्लियर। एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। अब देखो जिस तरह का इनका फंक्शन है ना, लगभग उसी तरह का इनका नामकरण भी किया गया है। जैसे कि टाइट जंक्शंस जो है ये लीकेज को रोकने का काम करता है, ताकि सेल के अंदर से कोई भी सब्सटेंस लीक करके बाहर न निकल जाए। और इसीलिए ये मोस्टली गट और ब्लैडर के एपिथेलियल लाइनिंग में पाया जाता है, ठीक है। हमें पता है कि जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर बाइल जूस प्रेजेंट रहता है, तो बाइल जूस कहीं लीक करके दूसरे कोशिका में ना चला जाए, उसी के लिए ये टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टाइट जंक्शन जो है एक तरह से बैरियर का काम करता है। उसी तरह गैप जंक्शन एक चैनल के रूप में काम करता है, जिससे कि कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस आसानी से पास ऑन हो सके, ठीक है। और ये जनरली स्मूथ मसल, हार्ट मसल्स, इन सभी जगह पाए जाते हैं, जहाँ की इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में एक सेल से दूसरे सेल तक आसानी से इस चैनल के द्वारा पास ऑन हो सके, ठीक है। तो बेसिकली गैप जंक्शंस जो है वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। जबकि हमारा ऊपर का जो दोनों है एडहेरेंस जंक्शन और डेस्मोसोम्स, इसके अलावा एक और होता है हेमीडेस्मोसोम, ये सभी एंकरिंग जंक्शन के कैटेगरी में आते हैं, जो कि बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब जो डेस्मोसोम्स होता है ये कैथरीन नामक प्रोटीन से बना हुआ रहता है, और ये सेल को एंकरिंग प्रदान करता है, एज वेल एज मैकेनिकल स्ट्रेस से सेल को रेसिस्टेंस प्रदान करता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जनरली ये स्किन में, मसल्स में और हार्ट में भी प्रेजेंट होता है, यानी ऐसे ऑर्गन्स में जिसे कि अक्सर मैकेनिकल स्ट्रेस झेलना पड़ता है। साथ ही ये दो सेल के साइटोस्केलेटन को भी कनेक्ट और लिंक करने का काम करता है, जिससे कि उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर एंकरेज बना रहे, ठीक है। कोशिका जो है वो बेंड ना हो या अपना शेप से वो डिफॉर्म ना हो जाए। तो इसीलिए डेस्मोसोम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो कोशिका का पूरा ढांचा जो है उसको मेंटेन रखने का काम इसी का होता है। ये देखो डेस्मोसोम्स के कुछ और डायग्राम्स, किस तरह से ये दोनों सेल को आपस में जोड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हम लोगों ने अभी बात किया कि इन सेल टू सेल कनेक्ट करने वाले जंक्शंस में मौजूद होते हैं, वो इस डायग्राम में वेल लेबल्ड है, देख रहे हो। डेस्मोसोम्स में केराटिन फिलामेंट्स है, डेस्मोकोलिन, डेस्मोग्लीन, डेस्मोप्लाकिन नामक प्रोटीन्स हैं। एडहेरेंस में ई कैथरीन, बीटा कैथरीन, अल्फा कैटनिन, इस तरह के प्रोटीन्स मौजूद हैं। टाइट जंक्शन में क्लॉडिन, ऑक्लूडिन, इस तरह के प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ठीक है, बस ऐसे ही देख लो। डायग्राम से बहुत कुछ विजुअल मेमोरी में याद हो जाता है खुद ब खुद, इसलिए मैंने दिखा दिया, ठीक है। कुछ इस तरह से डेस्मोसोम्स जो है वो सेल्स के बीच मौजूद होते हैं, ठीक है। हेमीडेस्मोसोम्स भी दिख रहा है, क्लियर है। डेस्मोसोम्स का एक और नाम है मैकुला एडहेरेंस, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा था कि डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। काफी डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और ये जरूरी भी था, क्योंकि देखो पीजीटी बायोलॉजी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा अलग ढंग से। डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विथ, क्या पूछ रहा है कि डेस्मोसोम का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है, बोलो, एडहेजन, ठीक है। अब देखो एडहेजन से भी ऑप्शन बी, सी और डी नहीं छाट पाओगे, क्योंकि इस तीनों में ही ये टर्म दे रखा है। लेकिन हमने क्या बताया कि डेस्मोसोम जो है वो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो
एनिमल सेल एडहेजन जो है वो केवल और केवल ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट, क्योंकि ऑप्शन सी में प्लांट सेल है, ऑप्शन डी में बैक्टीरियल है। ठीक है, क्लियर है, याद हो गया होगा। क्या कह रहा है, अ डेस्मोसोम और मैकुला एडहेरेंस, मैंने कहा ना कि डेस्मोसोम का एक और नाम होता है, कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेशलाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन सेल टू सेल एडहेजन। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन प्लेक्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन्स एंड आर लिंक्ड बाय फिलामेंट्स। ठीक है, देखो इस डायग्राम में भी दिख रहा है किस तरह से डेस्मोसोम जो है वो फिलामेंट्स के द्वारा दो सेल को लिंक किए हुए आपस में। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स विच एक्ट्स लाइक वेल्ड्स बिटवीन एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स एंड कनेक्ट्स देम। ठीक है, तो ये एक तरह का वेल्ड्स का काम करता है। ठीक है, किस तरह से वेल्डिंग मशीन जो है वो दो अलग अलग मेटल को आपस में जोड़ देता है ना, बिल्कुल उसी तरह का कुछ काम डेस्मोसोम्स का भी होता है, वेल्डिंग करने का काम। ठीक है, जोड़ने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ। अभी देखो ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ये तो होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसमें ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी होगा क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स के ग्रुप के मेंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी तो होगा, तो एक से ज्यादा ऑप्शन हो गया, तो ऐसे ही तुम ऑप्शन डी लगा सकते हो, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन सी भी देखना चाहिए, मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स। अब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, और हमने एक से ज्यादा आंसर सिलेक्ट कर लिया, इसीलिए ऑप्शन डी में मार दिया। लेकिन अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हम लोग नहीं छांट पाते तब क्या होता, इसीलिए हमें हर एक ऑप्शन का नॉलेज रखना जरूरी है। तो देखो मेमिलियन इरिथ्रोसाइट्स जो है ना, इसमें भी न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। वो इसलिए ताकि इन ऑर्गेनल्स के एब्सेंट होने से जो स्पेस बने, उन स्पेस में ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट किया जा सके। ठीक है, तो याद रखना एक मेच्योर इरिथ्रोसाइट का क्या मतलब होता है, आरबीसी। ठीक है, एक मेच्योर मेमिलियन आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता है। क्लियर है, देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, अ मेच्योर इरिथ्रोसाइट लैक्स न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया सो एज टू मेक अ प्लेस फॉर द एकोमोडेशन ऑफ मोर हीमोग्लोबिन, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को हटाया जा सके। ठीक है, फिट किया जा सके। तो ये एक अपना मैमल का एडेप्टेशन है। ठीक है, ज्यादा हीमोग्लोबिन उसमें वो कैरी करेगा, तो उसी से तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई हो सकेगा बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है द डायटम ओमनीसेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब होता है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वॉज गिवन बाय द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें बताना है कि बताइए किस साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट बोला था कि एक कोशिका जो है वो पहले से मौजूद कोशिका से निकलती है। ठीक है, देखो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी से उठा के दे दिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रडल्फ वर्शो। और इस थ्योरी को कहा जाता है सेल थ्योरी या सेल लीनियज थ्योरी। हालांकि सेल थ्योरी के फाउंडर कोई और थे। अब देखो उससे भी क्वेश्चन आया है, ये देखो, द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वॉज, यहाँ पे इस बच्चे ने क्या लगाया है, ऑप्शन बी रडल्फ वर्शो, जो कि गलत हो गया है। ठीक है, टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन डी, स्लाइडन एंड श्वान। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में ही देख लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। क्या कह रहा है सेल थ्योरी के बारे में, इन 1838 1838 में मैथियस स्लाइडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ढेर सारे प्लांट सेल्स को एग्जामिन करा। ठीक है, और ऑब्जर्व करा कि सभी के सभी प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं, जो कि बाद में टिश्यूज बनाते हैं। हमने एनिमल किंगडम की शुरुआत में ही आप लोग को
सेल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था, याद है कि भूल गए? याद है, गुड, वेरी गुड। क्या बताया था हमने कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, और बहुत सारे सेल्स जिनका सिमिलर फंक्शन होता है वो ग्रुप टुगेदर करके उत्तक बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज जो कि सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस वो ऑर्गन सिस्टम कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। और वही ऑर्गन सिस्टम से मिलके फिर एक इंडिविजुअल बनता है, क्लियर है। इंडिविजुअल से फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम एंड देन बायोम, क्लियर है। तो ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 1838 में क्या हुआ, स्लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने वनस्पति विज्ञान का नॉलेज लिया था, ठीक है। इसीलिए इन्होंने पौधों पर अपना शोध किया, और उनसे ये पता लगा कि सभी तरह के पौधे जो हैं वो अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं, और ये सेल्स जो है बाद में जाके टिश्यूज बना लेते हैं। और लगभग इसी समय एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर श्वैन, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने जीव विज्ञान का अध्ययन करा था। इन्होंने 1839 में अलग अलग तरह के एनिमल सेल्स को स्टडी करा, और ये रिपोर्ट दिया कि सभी तरह के सेल्स में, ठीक है, एनिमल सेल्स में एक थिन आउटर लेयर होता है जिसे आज के डेट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब सभी तरह की कोशिकाएं जो है वो एक पतली बाहरी परत से घिरी हुई रहती है, जिसे आज के डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने प्लांट टिश्यूज का भी अध्ययन करा था, और बताया था कि प्लांट सेल्स में एक यूनिक कैरेक्टर मौजूद होता है, दैट इज सेल वॉल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of plants and animals are composed of cells and products of cells. चूंकि श्वैन ने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही स्टडी करा था, उसी के आधार पे उन्होंने ये बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडीज जो हैं वो सेल्स और उसी के अवशेष यानी उसी के प्रोडक्ट से बने हुए रहते हैं। अब स्लाइडन और श्वैन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करा। हालांकि इस थ्योरी में एक डिमेरिट था कि इस थ्योरी ने इस फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरह से नए सेल्स का निर्माण होता है, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। दिस फैक्ट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडन एंड श्वैन इन देयर ओरिजिनल सेल थ्योरी। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रडल्फ वर्शॉ, जिन्होंने 1855 ईस्वी में सबसे पहली बार एक्सप्लेन करा कि सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, और पहले से बने हुए सेल से ही नए सेल्स का निर्माण होता है। और इसी फेनोमेना को उन्होंने अपनी भाषा में ओमनिस सेलुला एज सेलुला स्टेटमेंट कह के पुकारा। तो बेसिकली सेल थ्योरी के फाउंडर स्लाइडन और श्वैन ही थे, लेकिन इसी सेल थ्योरी को एक्सटेंड करने का काम किया जर्मन पैथोलॉजिस्ट रडल्फ वर्शॉ ने। तो आज के डेट में सेल थ्योरी जो है उसमें दो फैक्ट्स शामिल किए जाते हैं। पहला तो ये कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि सभी सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से फॉर्म होते हैं, ठीक है। मतलब एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है और नए सेल्स का निर्माण करता है। तो इस तरह से एक सेल जो है वो नए सेल्स का जन्म देते हैं। इसी सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना कि वायरसेस जो है ना वो
सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन एंटिटीज होते हैं विच रेप्लिकेट इन अदर लिविंग सेल्स एंड दे आर एसेलुलर, मतलब दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल थ्योरी में क्या कहा गया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बने हुए रहेंगे, और वायरसेस के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, यानी इनमें सेल्स प्रेजेंट होते ही नहीं है। उस हिसाब से तो वायरसेस नॉन लिविंग हुए। लेकिन जब ये वायरसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चला जाता है तो वो डिवाइड करना यानी रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, यानी ये अपना मल्टीप्लिकेशन किसी लिविंग बॉडी के अंदर करने में सक्षम है। ठीक है, एक तरफ कहा जा रहा है कि नॉन लिविंग है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि किसी लिविंग बॉडी के अंदर ये डिवीजन या रेप्लिकेशन भी शो कर पाता है। इसी कारण से इसको एक्सेप्शन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स गेव फाइनल टच टू सेल थ्योरी। देख रहे हो किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या होगा, फाइनल टच किसने दिया। ये नहीं पूछ रहा है कि सेल थ्योरी का फाउंडर कौन है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी, रडोल्फ वर्शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूकैरियोट्स वेयर। ये तो हमने एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बता दिया था कि जो प्रोटिस्टेंट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब होते तो ये सिंगल सेल्ड है, लेकिन इनके प्रत्येक सेल में एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन सी मार के आएंगे, प्रोटोजोन्स। तो देखो प्रोटोजोन जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा का एक फाइलम है। फाइलम और किंगडम में से कौन बड़ा हुआ, किंगडम, तो इसीलिए सुटेबल आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर प्रोटिस्टा नहीं दिया रहता ऑप्शन में ना, केवल बैक्टीरिया दे रहा था, प्रोटोजोआ दे रहा था, तब आप प्रोटोजोआ के साथ जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स। हमने क्या देखा था कि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी और डी में सही होगा, जिसमें कि हिस्टोन्स मौजूद नहीं है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि इसमें डीएनए होता है, ऑप्शन डी में कह रहा है नो डीएनए। कौन सा सही होगा, देखो मैंने प्रोकैरियोट्स में शुरू में ही बताया था, प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, एकदम स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होता है, मतलब उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, कोई क्रोमोसोम्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें डीएनए नहीं होगा। अगर डीएनए नहीं होगा तो फिर इसमें जेनेटिक कोड या जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे कैरी आउट किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें नेग्लिजिबल न्यूक्लियस होता है, ना के बराबर न्यूक्लियस होता है, लेकिन डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन हिस्टोन्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये सब मौजूद नहीं होते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियोन और न्यूक्लियोइड। ठीक है, यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस मौजूद होता है बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट जो है प्रोकैरियोट्स में भी एक प्रोकैरियोन मौजूद होता है, जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसीलिए कभी कभार आपने देखा होगा कि प्रोकैरियोट्स में लिखा रहता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, क्योंकि इसमें वास्तविक में जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड। क्लियर है, और उसी के बारे में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए कौन सा सही जवाब है। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज इट हैज वन ट्रू क्रोमोसोम। ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता नहीं। ऑप्शन डी भी गलत होगा, न्यूक्लियोलस तो प्रेजेंट होता नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है प्रॉपर, तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, डज नॉट डिवाइड बाय रेगुलर माइटोसिस।
जबकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फ्यूजन होता है, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? आप लोग को पता है ना कि प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, उसमें भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। हाँ, भले ही उसमें माइटोसिस या मियोसिस जैसे हायर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देखने को नहीं मिलते, लेकिन उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, जिसमें कि एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने देखा था ये अमीबा के केस में। क्लियर है? तो ये बिल्कुल ही गलत है। और वैसे भी माइटोसिस दे दिया है, तो माइटोसिस एक्सक्लूसिवली किसमें होता है? तो यूकैरियोट्स में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब देखो, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, डीएनए ये सब प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते, इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इससे आपको याद भी रहेगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, देखो प्रोकैरियोट में क्या दिख रहा है हमें? एक सिंपल सा सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और एक सिंगल लूप ऑफ डीएनए दिख रहा है। जबकि यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और कुछ क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्लियर है? दिख रहा है? दोनों में डीएनए मौजूद है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या है? डीएनए एक सिंगल लूप में, मतलब गुच्छानुमा स्ट्रक्चर में मौजूद है। लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए जो है वो प्रॉपर नॉन लूप्ड क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। लूप का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, अब देखो दूसरे डायग्राम में देखते हैं। यहाँ यूकैरियोट्स में क्या दिख रहा है? सेल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है प्रॉपर। ये न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना ये ग्रीन वाला पोर्शन? उसके अंदर ये जो सर्कल है वो क्या है? न्यूक्लियोलस है। सब कुछ बहुत ही प्रॉपर रूप से अरेंज्ड है। इसी न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जबकि न्यूक्लियस के बाहर वाला जो एरिया होता है उसमें जो लिक्विड मौजूद होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ बैरियर के रूप में काम करता है। वहीं देखो प्रोकैरियोट में क्या दिख रहा है? सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्लैजिला है, कैप्सूल है। ठीक है, ये सब तो इसका सेल कवर हो गया। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोइड है, इसी को प्रोकैरियोन कहा जाता है। ठीक है, इसी के अंदर वो जो सिंगल लूप ऑफ डीएनए हमने देखा था इससे पहले वाले डायग्राम में, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ भी प्रॉपरली अरेंज नहीं रहता है इसमें। ये देखो एक और डायग्राम, इसमें यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का बहुत ही अच्छा कंपैरिजन दे रखा है। देख रहे हो? प्रोकैरियोटिक सेल में बीच में ना तो न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियोलस है, बस एक उलझा उलझा सा सिंगल लूप ऑफ डीएनए नजर आ रहा है। और ये जहाँ प्रेजेंट है इसी रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन या प्रोकैरियोन। ठीक है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में दिख रहा है कितना अच्छा प्रॉपरली अरेंज्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस प्रॉपरली अरेंज्ड है, सब कुछ डीएनए होगा। ठीक है, प्रॉपरली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें ढेर सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है? जैसे कि देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल कवर है, जिसमें किसका कैप्सूल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल हो गया। और एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि राइबोसोम है स्कैटर्ड वे में, पूरा साइटोप्लाज्म में छितरा हुआ, फैला हुआ। अब देखो ये लास्ट डायग्राम जो है इसको आप लोग एकदम मेमोरी में याद कर लो, दिमाग में रहेगा ये डायग्राम, तो कभी इस तरह के क्वेश्चंस गलती नहीं होंगे। ठीक है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि डीएनए दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, लेकिन न्यूक्लियस और उससे जुड़े हुए सारे मटेरियल्स केवल यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एकदम ध्यान में रखना ये डायग्राम। ठीक है,
अब देखो यहाँ क्वेश्चन भी आया हुआ है, न्यूक्लियर प्लाज्मा एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय, क्या होगा जवाब? ऑप्शन बी, 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा डबल वॉल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, या इसी को न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, ये प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडेड होता है और ये मेम्ब्रेन सेपरेट करता है न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को, जिसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म विच इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, राइट। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसमें 2 लिपिड बाइलेयर्स होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे होल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स से मटेरियल्स न्यूक्लियस से बाहर और भीतर मूव इन और आउट करते रहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर, दिख रहा है, डबल लेयर्ड है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, बीच बीच में होल्स हैं जिसको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। इसी के थ्रू मटेरियल्स इन और आउट मूवमेंट करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स पर, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से राइबोसोम्स अटैच्ड दिख रहे हैं। और एक और बात नोटिस किया आपने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहरी वाले जो लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों? ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में सुविधा हो सके बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैच्योर ह्यूमन इरिथ्रोसाइट हैज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो देखो, हमने कुछ देर पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें देखा था कि जो मेमिलियन इरिथ्रोसाइट होता है, ठीक है, मैमल का जो आरबीसी होता है, उसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। हम जानते हैं कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और आरबीसी जो है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। इसका मतलब उसमें भी न्यूक्लियस होना चाहिए। देखो, शुरुआत में आरबीसी में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन मैच्योरेशन के दौरान वो न्यूक्लियस खो देता है, ठीक है। इसका मतलब उसने अपना यूकैरियोटिक कैरेक्टर खो दिया, ठीक है। लेकिन इसे प्रोकैरियोटिक सेल भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो तो एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, जबकि एक मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में एक से ज्यादा सेल मौजूद होते हैं, यानी वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इन्हीं कारणों से एक मैच्योर ह्यूमन आरबीसी को नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक सेल के कैटेगरी में रखा जाता है। ना ही तो वो पूरी तरह से प्रोकैरियोट्स है, ना ही तो पूरी तरह से यूकैरियोट्स है। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट। अभी हमने देखा एक टिपिकल मैच्योर ह्यूमन आरबीसी के पास दोनों में से किसी का कैरेक्टर मौजूद नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दिए गए ऑप्शंस में से बताइए कि इनमें से कौन सा ना ही प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है। देखो, पहला ऑप्शन जो है ऑसिलेटोरिया, ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी कैटेगरी में आता है, यानी ये तो पूरी तरह से प्रोकैरियोट्स है। ऑप्शन सी ईस्ट, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि किंगडम फंगस से बिलोंग करता है, किंगडम फंजाई, ठीक है। तो ये यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। ऑप्शन डी इकोलाई, ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इश्चेरिचिया कोलाई, तो ये भी प्रोकैरियोट्स हो गया। ऑप्शन बी टीएमवी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। वायरस के बारे में हमने पहले भी देखा था कि ये ना ही प्रोकैरियोट होता है ना ही यूकैरियोट। क्यों? क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ये एक नॉन लिविंग एंटिटी है, जबकि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई कर सकता है, यानी ये लिविंग ट्रेट्स शो कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वायरस वाला जो ऑप्शन होगा वही इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। और वैसे भी ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, वायरसेस है कि नहीं, ये ए सेलुलर होते हैं,
प्रोकैरियोट या यूकैरियोट तो तब डिसाइड होगा ना जब उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं, और इसमें तो सेल ही प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है ना? और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसलिए वायरसेस जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। नॉट पे जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ये तो है। ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ये भी है। माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन डी नॉस्टॉक, ये बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कैटेगरी में आता है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया कैटेगरी में, ठीक है। बचा कौन? ऑड वन आउट से ऑप्शन बी बच रहा है, और वैसे भी इसका सही जवाब ऑप्शन बी ही है, क्लोरेला। क्यों? क्योंकि क्लोरेला एक फ्रेश वाटर एल्गी होता है, ये एक यूनिसेलुलर प्लांट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दैट मीन्स ये यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आता है, ठीक है, जिसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। इसका सही जवाब क्या होगा? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। देखो, ऑप्शन ए जो इस बच्चे ने लगाया है सेल, वो गलत है, क्योंकि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन लाइफ का फिजिकल बेसिस यानी जीवन की भौतिक आधार ये कोशिका नहीं, बल्कि कोशिका के अंदर प्रेजेंट रहने वाली प्रोटोप्लाज्म होती है, क्योंकि एक कोशिका के अंदर अलग अलग तरह के जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी प्रोटोप्लाज्म में ही तो फ्लोट करते हैं, और यही अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, वैक्यूल हो, राइबोसोम्स हो, गोल्गी बॉडीज हो, न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियोलस हो, सेंट्रियोल्स हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ठीक है। इन सभी का अलग अलग फंक्शंस है, और इसी से जीवन का आधार बनता है। और फिर बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, सेल्स जो है वो टिश्यूज बनाते हैं, उससे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनता है, ऑर्गन सिस्टम्स से मिलके फिर एक इंडिविजुअल का निर्माण होता है, ठीक है। तो हग्सली ने इसे, ठीक है, हग्सली एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया 1868 में, क्योंकि सभी तरह के प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ जो है वो रिजाइड करते हैं प्रोटोप्लाज्म में। देखो, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक सेल के भीतर प्रेजेंट सभी तरह के लिविंग मैटर्स आ जाते हैं, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करने वाली सभी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोलस, डीएनए, क्रोमोसोम्स, ये सभी प्रोटोप्लाज्म के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म, जबकि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और उसके अंदर के कंटेंट को छोड़ के बाकी सब कुछ इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस डायग्राम को याद रखोगे तो कभी भी प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कंफ्यूजन नहीं होगा। एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डुजार्डिन, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड कह के पुकारा था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, हो सकता है कि साइंटिस्ट का नाम आ जाए मैच करने के लिए कि किसने प्रोटोप्लाज्म को क्या कह के बुलाया था, ठीक है। तो हग्सली आएगा, तो उन्होंने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, जबकि डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड टर्म दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज फॉर्म्ड बाय। इसके बारे में तो हमने काफी डिस्कशन पहले ही कर लिया है, साइटोस्केलेटन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोटीन फिलामेंट्स। अब देखो, अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता है तो भी वो एलिमिनेशन से कर सकता है या लिंक करके कर सकता है। कैसे? साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब हो गया सेल, स्केलेटन का मतलब हो गया ढांचा, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन बी में क्या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स दे रखा है, ऑप्शन सी में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स दे रखा है, ऑप्शन डी में कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स दे रखा है। यानी ऑप्शन बी, सी, डी में मॉलिक्यूल्स, एसिड्स, इन सभी के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है।
जबकि केवल एक ऑप्शन ए है जिसमें कि प्रोटीन फिलामेंट्स दे रखा। फिलामेंट्स से हम स्केलेटन को लिंक कर सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन फिलामेंट्स भी अरेंज होके एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर ही बनाएगा, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, राइट। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखो, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लो, ठीक है, कि यूकैरियोटिक सेल में सबसे अबंडेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है कैल्शियम। देखो, आयरन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि आयरन एक माइक्रो एलिमेंट है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मौजूद रहता है। लेकिन कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, ये सब मैक्रो एलिमेंट में आ गए, ठीक है। तो इन तीनों में छांटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है नहीं छांट सकते हो, छांट सकते हो, लेकिन इसमें आपको परसेंटेज मालूम होना चाहिए कि कितना परसेंटेज जो है वो प्रेजेंट होता है, कौन सा एलिमेंट कितना परसेंटेज में, कितना रेशियो में प्रेजेंट होता है बॉडी में। नहीं तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट से भी याद रख सकते हो, क्योंकि देखो हम लोग क्या सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं ऊपर से, तो कैल्शियम के टैबलेट जो है हम लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में भी लेते हैं, ठीक है। उस पर से हम लोग अपने डाइट में, न्यूट्रिशन में मिल्क, चीज, पनीर, बटर के रूप में लेते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी को दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में कैल्शियम की अधिक रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। एनिमल्स में कैल्शियम की जरूरत बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए होती है, जैसे कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मसल एक्टिविटी, ब्लड क्लॉटिंग और इवन नर्व सिग्नल्स भेजने के लिए सेकेंड मैसेंजर के रूप में भी इसका अहम भूमिका होता है। वहीं प्लांट सेल में बात करें तो सेल वॉल फॉर्मेशन में कैल्शियम की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ये हमने कर लिया है। फिर से सेल थ्योरी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसमें क्या है, हु प्रोपाउंडेड द सेल थ्योरी। प्रोपाउंडेड का मतलब क्या हो गया, फाउंडर हो गया, ठीक है। देखो पीजीटी बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सही जवाब क्या होगा, रडल्फ वर्शॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल विच कैन बी सीन विथ नेकेड आई। अब देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करने में ही भलाई है, ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 100 माइक्रोन। क्योंकि देखो यहाँ मैथ्स लगाने पे गलती हो सकता है, ठीक है। कुछ अमीबा, नर्व सेल्स, लार्ज बैक्टीरिया, इन सभी के जो साइज हैं वो लगभग 100 माइक्रोन होता है, ठीक है। और 100 माइक्रोन के सेल्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन। ये तो बहुत ही आसान है, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, स्वाभाविक है, ये प्रोकैरियोट्स में तो होगा नहीं, प्रोकैरियोट्स छांट दो। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी गया, बचा कौन, ऑप्शन बी, ठीक है, यूकैरियोट्स। क्लियर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और इन्फॉर्मेशन देख लो इसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज किया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजोम्स भी होते हैं। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, ठीक है। ये भी डबल लेयर्ड होता है, ठीक है, आउटर लेयर, इनर लेयर। इनर लेयर जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको क्रिस्टे कहते हैं उसमें फोल्डेड रहता है, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है, दिख रहा है ना क्रिस्टे, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ऑक्सीजोम्स होते हैं, क्लियर है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज। कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे साइक्लोसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी, साइक्लोसिस का ही दूसरा नाम है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या होता है ये, तो देखो आप लोगों ने YouTube पर
बहुत सारे वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग में देखा होगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ उसका? मतलब कि वीडियो जो है वो लाइव में चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग। बिल्कुल उसी तरह साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब भी होता है कि साइटोप्लाज्म का चलना, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म का कोई हाथ पैर तो होता नहीं, तो वो हम लोग की तरह तो नहीं चल सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे चलने का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म का मूवमेंट करना, ठीक है। और उसी मूवमेंट के दौरान जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर ही, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह। क्लियर हो गया? अब देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को शो किया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म मूव करता है। साइटोप्लाज्म का कुछ भाग जो है वो स्थिर रहता है, जबकि उसका कुछ पोर्शन ही स्ट्रीमिंग यानी मूवमेंट शो करता है। तो साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो कि स्ट्रीमिंग शो करता है, मूवमेंट शो करता है और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, उसको कहते हैं सॉल। जबकि जो नॉन मूविंग साइटोप्लाज्म होता है उसे जेल कहा जाता है। जब हमने एनिमल किंगडम शुरू किया था तब क्या आपको याद है ये क्वेश्चन हमने किया था सॉल जेल थ्योरी के बारे में? देखिए क्या कह रहा था कि सॉल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो इसमें सही जवाब क्या था? हाइमन। याद आया? तो ये जो सॉल जेल थ्योरी था वो प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म सॉल स्टेट से जेल स्टेट में और वाइस वर्सा कन्वर्ट हुआ करता था। और ये जो प्रोसेस था वो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ था और इसी स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा मूवमेंट किया करता था, ठीक है। बिल्कुल वही कंसेप्ट हमें यहाँ भी अप्लाई करना है कि ये जो सॉल जेल थ्योरी है वो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के बारे में बताता है। और ये जो साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है वो दो प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन और मायोसिन, उसकी मदद से ही ये मूवमेंट शो कर पाता है। और इसी साइक्लोसिस प्रोसेस के मदद से इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, वाटर एंड ऑक्सीजन पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है? मतलब एक सेल के अंदर जो है प्रोटीन, वाटर, ऑक्सीजन इन सभी का ट्रांसपोर्ट जो है इसी साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से संभव हो पाता है। क्लियर हो गया? और इस तरह का मूवमेंट जो है वो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन। तो देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगा। और हमने पढ़ा था कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में भी ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडबर्ग्स यूनिट स्टैंड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स में, उसके जो सब यूनिट्स होते हैं उसे मेजर करने के लिए सेडबर्ग्स यूनिट का यूज किया जाता है, ठीक है। हमने बताया था ना यूकैरियोट्स में 80 S होते हैं जबकि प्रोकैरियोट्स में 70 S होते हैं। यहाँ पे S जो है वो सेडबर्ग्स यूनिट है विच स्टैंड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। वो राइबोसोम को मेजर करने के लिए यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इस यूनिट का नामकरण जो है ना एक स्वीडिश केमिस्ट थे थियोडोर सेडबर्ग, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री में 1926 में, उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। और ये जो यूनिट है सेडबर्ग यूनिट जिसका सिंबल है S, ये एक मेजर है ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ ए पार्टिकल व्हेन सेंट्रीफ्यूज्ड, ठीक है। मतलब किसी भी पार्टिकल का जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो उसका क्या रेट है सेडिमेंटेशन करने का, उसी को मेजर करता है ये सेडबर्ग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। जहाँ यूकैरियोटिक राइबोसोमल सब यूनिट का डेंसिटी कितना होता है 60 S और 40 S, दोनों मिलके 80 S बनाते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं 50 S प्लस 30 S जो कि मिलके 70 S यूनिट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अब देखो ये तो बहुत ही आसान है, राइबोसोम जो है वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, जबकि लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट्स का पार्ट है, ठीक है, जो कि प्लांट सेल्स में अवेलेबल होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है बाउंड।
ऑर्गेनेल है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो ऑड वन आउट से भी हमें ऑप्शन राइबोसोम ही मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। अब इसमें साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है कि बताइए किसने सबसे पहली बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व करा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पॉटर। ठीक है, पॉटर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व करा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्लियर है, 1945 में। ठीक है, इसको याद कर लो, 1945 में पॉटर। और आपको पता होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, RER एंड SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच्ड होते हैं और वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं और वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनेल विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो सबसे कम गति से नीचे बैठेगा यानी सेडिमेंट करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये है क्या? तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी दो सब्सटेंसेस या दो से अधिक सब्सटेंसेस को जब हम डेंसिटी के आधार पे अलग करना चाहें उस केस में हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। जो जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो कि हम अपने घरों से ले सकते हैं वो है दूध से मक्खन का बनना। ठीक है, आपने देखा होगा कि दूध में से नेचुरली हमारी जो घर की लेडीज हैं वो क्रीम अलग करती हैं और उस क्रीम को फिर, जिसको कि छाली कहा जाता है, ठीक है, उसे मथा जाता है और इस क्रीम को मथने के बाद जो बच जाता है उसे ही छाछ कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो मथने का प्रक्रिया है ना उसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें जो हैवी डेंसिटी वाला जो दूध का फैट पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, जबकि जो लोअर डेंसिटी का फैट पार्टिकल्स है वो साइड में और ऊपर में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस हम किसी भी कोशिका में से सेल ऑर्गेनल्स को अलग करने के लिए भी यूज करते हैं। कोई भी सेल ले लो, ठीक है, चाहे प्लांट सेल या एनिमल सेल, उसे हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाल देते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं हम लोग, और उसके बाद इसमें एक प्रॉपर सॉल्वेंट यानी लिक्विड डालने के बाद उसे रोटेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना घुमाए जो है ये प्रोसेस नहीं हो सकता। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए रोटेशन ज़रूरी है। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे और ये पूरा का पूरा सेल जब इस सॉल्वेंट में घूमेगा तो ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स में टूट जाएगा। ठीक है, और फिर ये सेल ऑर्गेनल्स जो है वो डेंसिटी के आधार पे ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक करके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो जल्दी सेटल होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो काफ़ी देर से सेटल होगा या सेटल नहीं भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट में जो है यानी लिक्विड में जो है वो फ्लोट ही करते रह जाएगा। ठीक है, तैरते रह जाएगा। दिए गए ऑप्शंस में राइबोसोम सबसे हल्का है डेंसिटी के आधार पे, इसका मतलब वो सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, फिर बीच में कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज रहेंगे, और न्यूक्लियस चूंकि सेल का सबसे हेवियर, लार्जर और डेंसर पार्ट होता है, इसीलिए वो धीरे धीरे लोअर स्पीड पे जो है जल्दी सेटल कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाय, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेंट्रियोल। ये हमने देख लिया था, सेंट्रियोल जो है उसमें 9+2 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, सीलिया और फ्लैजिला दोनों में। ठीक है, और चूंकि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपीयरेंस में बैलगाड़ी के पहिए की तरह लगता है, इसीलिए इसे कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्रिस्टे आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सही जवाब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है और इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ फोल्डेड रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें, जिसे क्रिस्टे कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं क्रिस्टे पे जो है इसमें ऑक्सीजोम्स नामक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो ऑक्सीजोम्स होते हैं उसका फंक्शन है कि वो एटीपी सिंथेसिस करने के लिए साइट प्रोवाइड करता है और एटीपेज एंजाइम के रूप में फंक्शन करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्रिस्टे का क्या फंक्शन हो गया? क्रिस्टे जो है वो एटीपी सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करता है और एटीपेज एंजाइम के रूप में फंक्शन करता है। सॉरी, क्रिस्टे नहीं, माफ कीजिए, ऑक्सीजोम्स। ठीक है, क्रिस्टे तो बस एक मेम्ब्रेन फोल्डिंग है। ठीक है, उस पर प्रेजेंट ऑक्सीजोम्स का काम होता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, बताओ सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगा? ये तो एकदम बच्चों वाली क्वेश्चन है, देखो बिहार पीजीटी का क्वेश्चन है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, क्लियर है? और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है, क्लियर है? और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है सेल वॉल फॉर्मेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने इन्हें अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि प्लाज्मा लेमा टर्म जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेक्यू प्लोए। जबकि सेल मेम्ब्रेन टर्म जो है वो नगेली और क्रेमर ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, अब देखो सेल मेम्ब्रेन का क्या कॉम्पोजिशन है और इसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके लिए बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के मॉडल्स प्रपोज करा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जनरली मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तरफ साइंटिस्ट का नाम और दूसरा उनके द्वारा डेवलप किया गया मॉडल के बारे में। ठीक है, सही सही मैच करने के लिए आता है, तो इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। जनरली 3 मॉडल जो हैं वो पूछे जाते हैं। पहला है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे किसने दिया? रॉबर्टसन ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा 2 और मॉडल हैं, बायोमोलिकुलर मॉडल जिसे किसने दिया था? डेनियली एंड डेवसन ने। ठीक है, और तीसरा है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जिसे दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इस तीनों मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, क्योंकि आज के डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी और मॉडल जो है वो सिंगर एंड निकोलसन का डेवलप किया हुआ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ही है। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये देखो ये है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है। देखो एनसीईआरटी में क्या कह रहा है कि एक इम्प्रूव्ड मॉडल दिया गया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में, जिसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा गया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, मतलब ओवरऑल जो है लिपिड का बाइलेयर होता है। ठीक है, और उसके अंतर्गत जो है प्रोटीन का मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, और यही जो एबिलिटी है ना मेम्ब्रेन के अंदर में मूव करने की, इसी को फ्लूइडिटी कहा जाता है। क्लियर हो गया? और ये जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का, वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। क्लियर है? और इसमें फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि ये देखने में मोज़ैक अपीयरेंस लगता है और इसको PLLP मॉडल भी कहते हैं। PLLP का मतलब क्या हो गया? तो देखो P हो गया प्रोटीन, ठीक है, ये हो गया आउटर प्रोटीन, L हो गया लिपिड, फिर L हो गया लिपिड और फिर P हो गया अंदरूनी प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, P
PLLP, ठीक है, इसीलिए इसको PLLP मॉडल कहते हैं। और चूंकि ये देखने में मोज़ैक यानी टाइल्स की तरह लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और फ्लूइड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ैक मेम्ब्रेन कहा गया। क्लियर है, जिसे सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। क्लियर है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इतना आप लोग डाइजेस्ट करो, याद करो, समझो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।